हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइनली हम लोग लाइव आ चुके हैं। उठाने बोले ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो फाइनली प्यारे बच्चों, हम लोग लाइव आ चुके हैं। जल्दी से आप सभी लोग एक बार बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताएंगे। और आज का ये क्लास हर कोई जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज का ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 50 वैसे ऑब्जेक्टिव करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में फंसने का पूरा चांस है। फंसना मतलब समझ रहे हो ना? फंसना का मतलब क्या होता है? फंसने वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज करवाएंगे। यानी ये जो क्वेश्चन होगा वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन आज हम लोग करवाने वाले हैं। इसीलिए इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो है वो हर हाल में शेयर होना चाहिए। सब लोग स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, जहां भी हो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए आ जाइए, क्लास हम लोग जल्द ही शुरू कर देंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर में। जल्दी 1 मिनट का समय है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और आज की जो ये क्लास है ना, क्या हुआ? आज की जो ये क्लास है ना प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन होने जा रही है, क्योंकि इतिहास का 50 वैसे क्वेश्चंस को करवाने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए है ना, क्योंकि कुछ लोग आ गए थे है ना, तो अब जरूरी है कुछ, आज कोई अगर आ जाए मेहमान वगैरह तो अतिथि देव भव है ना। अतिथि ही क्या है? ईश्वर का रूप होता है, तो उनका इज्जत करना, एहतराम करना जरूरी है, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सारे बच्चे आ गए। अब हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। एक बार आप सभी लोग बताइए, क्या हमारी आवाज आ रही है या हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं? जल्दी से बताओ। यस सर, हम बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। सर जी, हम बिल्कुल लेट नहीं हुए। क्यूट नैन्सी, अच्छा 15 मिनट आप भी लेट है मेरी तरह, ठीक है? सुफियान बताओ कितनी चालाक है, कह रही है सर हम लेट नहीं हुए हैं। चलिए सारे बच्चे आ जाइए प्यारे बच्चों, एक बार हम इस क्लास को शेयर कर दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह पे आप भी शेयर कर दीजिए। फिर इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? चलो। हर खता की होती है कोई न कोई सजा, गम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। अब सभी उन ख्वाबों को लिपट से गए। आज देखते हैं 50 में से आप लोग कितना सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि समझो एक तरह का ये टेस्ट होने वाला है। और देख लेते हैं कि आप लोग 50 में से कितना क्या सही सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है? बस लास्ट शेयर कर दे रहे हैं एक बार, बाकी सारे बच्चे आ जाए, क्योंकि किसी का क्लास नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए। और कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और जैसे आपको पता है 7 बजे हम लोगों की क्लासेस रोज शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को रोज हर दिन क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है? चलो। सर, प्लान क्रैश के बारे में सर क्या कहेंगे? सर प्लान, ओह सर क्या बात है, नाइस सर। रोज क्लास यूट्यूब पर? जी विकास कुमार, रोज क्लास यूट्यूब पर होगी। आलोक कुमार मेरा नाम लीजिए। हेलो भागलपुर मयंक, है ना? सोमराज, हम समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं सर जी। हेलो भागलपुर मयंक एडिटर, मिस खुशी चौहान, नाजिया। चलो सारे बच्चे आ गए, आज बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। चलो अब हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं, ताकि सारे बच्चे अच्छे से क्लास को कर पाए, ठीक है? चलो। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग आपको इतिहास का 50 वैसे क्वेश्चंस को लाने वाले हैं, करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज का जो ये क्लास है आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग 50 वैसे ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो आपके एग्जाम में फंसने वाला होगा। जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसका भी अंदाजा हो जाएगा। और इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी आइडिया आपको आज हो जाएगा। और हम लोग आज दोनों मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसलिए आराम से क्लास को कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा ना वो दोनों मीडियम में रहेगा, तो आप लोग दोनों तरह के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है?
चलो, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, पूछा गया मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप में से हर बच्चे इसका आंसर दे देंगे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी और खोज किसने किया था, उसका नाम है रखलदास बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहते हैं, है ना। हम सब जानते हैं मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताओ मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है इसका मतलब क्या होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, यह भी प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। तो बिल्कुल फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पूछा जाएगा हड़प्पा का खोज कब हुआ, 1921 में, किसने किया, दयाराम साहनी ने। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो अभी हमने करवाया कि जो मोहनजोदड़ो है ना वो सिंधी भाषा का शब्द है। जैसे उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा होता है, उसी तरह से एक भाषा है सिंधी। तो ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये सिंधी भाषा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि प्यारे बच्चों बताइए स्नानगार के बारे में कहां से पता चला, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि विशाल स्नानगार, स्नानगार का मतलब होता है बाथरूम, तो हम लोगों को बाथरूम का अवशेष कहां से मिला, स्नानगार के बारे में कौन सा स्थल से पता चला। तो याद रखिएगा स्नानगार के बारे में मोहनजोदड़ो से पता चला। अगर आपको कोई पूछे कि प्यारे बच्चों बताइए अन्नागार के बारे में कहां से पता चला, तो हम सब जानते हैं अन्नागार के बारे में भी मोहनजोदड़ो से पता चला। अगर हम आपसे सवाल करेंगे कि प्यारे बच्चों बताइए सूती कपड़े के बारे में कहां से पता चला, कि मोहनजोदड़ो के जो लोग हैं यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सूती कपड़े पहनते थे, इसके बारे में कहां से पता चला, तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, और अन्नागार, स्नानगार, ये सभी चीज का पता हम लोगों को मोहनजोदड़ो से ही चला। मोहनजोदड़ो जो कि सबसे बड़ा शहर है हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कालीबंगा कहां स्थित है। देखिए दो क्वेश्चन में अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक है बनावली, एक है कालीबंगा। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्यारे बच्चों बताइए बनावली कहां पर है। जब हम लोग भारत लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, BH। भारत जब लिखिएगा आप अगर इंग्लिश में तो क्या लिखिएगा, BH भारत ऐसे लिखते हैं। तो बी से बनावली, एच से हरियाणा, यानी ये जो आपका बनावली है ये कहां पर है, ये आपका हरियाणा में है। क्लियर हो गया, बनावली कहां पर है, हरियाणा में। अब कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लोथल कहां पर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों बताइए लोथल कहां पर है, तो हम सब जानते हैं लोथल आपका गुजरात में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का इस्तेमाल करते थे, खेत को जोतने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का इस्तेमाल करते थे। तो पूछा गया इस हल के बारे में कहां से पता चला, बिल्कुल सही जवाब है कालीबंगा से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि प्यारे बच्चों आप बताओ हल से हम लोग क्या करते हैं, हल से खेत को जोतते हैं, हल से क्या करते हैं, हल से जुताई का काम होता है, खेत को जोता जाता है। तो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में खेत को जोता जाता था, इसके बारे में कहां से पता चला, यह भी पता चला कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हल का प्रमाण मिला, जोता हुआ खेत के बारे में भी कालीबंगा से ही पता चला। और ये जो कालीबंगा है ये आपका राजस्थान में है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। और जो समुद्रगुप्त की तुलना है वो नेपोलियन से किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर अक्सर बच्चे गलत देते हैं। पूछा गया कि कौन ऐसा राजा है जो कि अपना खुद का खर्चा से सुदर्शन झील को ठीक करवाया था। एक झील था जिसका नाम है सुदर्शन झील, यानी एक झरना था सुदर्शन झरना, और वो खराब हो गया था, कुछ चीजें हो गई थी, तो उसको मरम्मत किसने करवाया, तो उस राजा का नाम था स्कंदगुप्त। ऑप्शन आपका डी यहां पर एकदम सही होगा, डी ही सही है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं लेकिन इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई। हम सब जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, थोड़ा सा आप जान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि जल्दी से बताओ ये जो
पाटलिपुत्र है, इसकी स्थापना किसने किया? तो हम सब जानते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने किया। क्या नाम था उसका? उदयीन। पूछा जाएगा जो उदयीन है ये किस वंश से था? तो हम सब जानते हैं कि ये जो उदयीन है प्यारे बच्चों, ये आपका हर्यक वंश से था। ठीक। अब पूछा गया कि जो पाटलिपुत्र नगर को जो बनाया गया किस नदी के संगम पर? संगम मतलब मिलना, तो टोटल 3 नदी। एक नदी का नाम है गंगा नदी, है ना, एक नदी का नाम है गंगा नदी, एक नदी का नाम है पुनपुन नदी, है ना, गंगा नदी, पुनपुन नदी, और एक प्यारे बच्चों नदी थी कृष्णा का। यहां पर अच्छा, यहां पर क्वेश्चन और है, चलो। तो यहां पर पूछा गया कि जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुआ था वो किस नदी के संगम पर? तो याद रखिएगा गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। पुनपुन नदी को ही हम लोग गंडक नदी कहते हैं। तो गंगा नदी, सोन नदी और एक आपका कौन सा नदी था? पुनपुन नदी। ठीक है, तो इन तीनों नदी के मिलने पर अच्छे से याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, क्योंकि पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना उदयीन ने किया। उदयीन किस वंश से था? हर्यक वंश से था। उदयीन का पिताजी का नाम था अजातशत्रु, और उदयीन ने जो है पाटलिपुत्र नगर को कब बनाया? इन तीनों नदी के संगम पर, गंगा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, इन तीनों नदी के संगम पर उदयीन ने क्या किया? याद रखिएगा उन्होंने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। ठीक है, ये 3 नदी, और ये पुनपुन नदी को ही कभी कभी गंडक नदी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, पूछा गया इंडिका के लेखक कौन है? हम सब जानते हैं इंडिका के बारे में। इंडिका के लेखक का नाम है मेगास्थनीज। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब मेगास्थनीज कौन था? तो हम सब जानते हैं मेगास्थनीज जो है ये यूनान का रहने वाला था। ये कहां का था? यूनान का था। तो यूनान का एक राजा था। यूनान का राजा का नाम था सेल्यूकस। ध्यान से सुनिए, यूनान का एक राजा था जिसका नाम था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस जो है ना, मेगास्थनीज को भारत भेजा था। क्या बना करके? राजदूत बना करके। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मेगास्थनीज क्या था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। किसने बनाया था? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस कौन है? यूनान का राजा। तो मेगास्थनीज जो कि यूनान का रहने वाला था, इन्होंने ये किताब लिखा इंडिका। मेगास्थनीज जब भारत आया था उस वक्त में भारत में किसका शासन था? मौर्य वंश का, और राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उस वक्त में शासन था जब यहां पर मेगास्थनीज भारत आया था, जिन्होंने इंडिका किताब को लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक किस वंश का शासक था? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आता है। क्या आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। चलो, अशोक किस वंश से था? तो हम सब जानते हैं अशोक मौर्य वंश से था। सबसे पहले जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी मौर्य वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, वो भी जो है मौर्य वंश से था। और जो अशोक है ये तीसरा राजा, ये भी मौर्य वंश से था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अशोक जिसको पहला महान सम्राट कहा जाता है। अशोक जिन्होंने धम्म का शुरुआत किया, पूछा जाता है कि धम्म का शुरुआत किसने किया? अशोक ने। ये सब चीज पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो आपको पता है द्रौपदी की 5 पति थे, है ना। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की भी पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी, नकुल भी। तो द्रौपदी की टोटल 5 पति थे। तो यहां पर हो जाएगा इनमें से सभी का। द्रौपदी जो है ये सभी का पत्नी थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया जो अभिमन्यु है ये किसका बेटा था? तो अभिमन्यु जो है प्यारे बच्चों अर्जुन का बेटा था। अर्जुन के बारे में आपको पता है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो भी चीजें बताई महाभारत युद्ध के दौरान, उन चीजों को एक किताब में लिखा गया, जिस किताब का नाम है भगवत गीता। अर्जुन का जो धनुष है उस धनुष का नाम क्या है? गांडीव। याद रखिएगा, है ना। अर्जुन का जो धनुष है उस धनुष का नाम है गांडीव, है ना। और अर्जुन का बेटा का नाम क्या है? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का। महाभारत के लेखक कौन है? हम सब जानते हैं महाभारत जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताओ महाभारत को कौन सी भाषा में लिखा गया है? महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत के लेखक का नाम क्या है? वेद व्यास। पूरा नाम है महर्षि वेद व्यास। महाभारत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? महाभारत में हम लोग कौरव और पांडव के बीच में मुख्य रूप से युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। यानी कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ था, तो इसी युद्ध के बारे में हम लोग महाभारत में पढ़ते हैं, जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत को ही पंचम वेद भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दियागा। हम सब जानते हैं टोटल वेद कितना है? टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, टोटल 4 वेद है ना। लेकिन महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, तो वेद व्यास इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध जिनका जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल में लुबनी में, है ना। ये भी याद रखिएगा, नेपाल में कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुबनी में हुआ था। ठीक, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा,
इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? याद रखिएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी उनका परिनिर्वाण जो है ये हुआ था कुशीनगर में। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल लुबनी में, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में। और उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो गौतम बुद्ध से संबंधित कई सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, है ना। ये सारा चीज हम लोग कोर्स में पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो हम सब जानते हैं त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? तीन टोकरी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिपिटक का मतलब क्या है? त्रिपिटक का मतलब है तीन टोकरी। एक होता है सुत्त पिटक, एक होता है सुत्त पिटक, ठीक है, और एक होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक होता है विनय पिटक। तो एक होता है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। इन तीनों पिटक को मिला के कहा जाता है त्रिपिटक। और इन तीनों पिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक का भी संबंध बौद्ध धर्म से। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। उसी तरह से महायान, हीनयान, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ महायान, आपको पता ना बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक महायान एक हीनयान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महायान और हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन पूछा जाता है स्तूप का संबंध किससे है? स्तूप, सांची का स्तूप, है ना, तो स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपसे बन रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों अकबरनामा के लेखक का नाम है अबुल फजल। अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है? अकबरनामा को तीन भागों में बांटा गया है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग। और जो तीसरा भाग है इसी को हम लोग आइन ए अकबरी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? ये भी अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अबुल फजल जो कि एक इतिहासकार था, दरबारी था। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो बताइए तंबाकू को शुरू किसने किया था? अकबर ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तंबाकू है इसको शुरू किसने किया था? अकबर ने। लेकिन इसको बैन किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर के बारे में कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि अकबर का जन्म कहां हुआ, अकबर का जन्म कब हुआ, है ना। याद रखिएगा अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कब हुआ था अकबर का जन्म? 1542 में। कहां पर हुआ था? अमरकोट में। ठीक है, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में। अकबर का पिताजी का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो। अकबर राजा कब बना था? 1556 में, जब वो मात्र 14 साल के थे। अकबर जब सिर्फ 14 साल का था, यानी 1556 में ही अकबर राजा बन गया था। ठीक है, फिर अकबर ने क्या किया? पूछा जाता है दास प्रथा किसने खत्म किया? दास प्रथा अकबर ने खत्म किया। वेरी गुड। सती प्रथा किसने खत्म किया? तो सती प्रथा अकबर ने खत्म किया। वेरी गुड। उसके बाद क्या पूछा जाता है? जजिया कर किसने समाप्त किया? जजिया कर, है ना। जजिया कर क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स लिया जाता है जिम्मियों से, यानी मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी धर्मों से एक टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, जिसको जजिया कर कहा। तो जजिया कर किसने समाप्त किया? अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया? तो याद रखिएगा तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब चीज को खत्म किया था अकबर ने। और अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, जिस धर्म का नाम क्या है? दीने इलाही। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दीने इलाही है इसकी शुरुआत किसने किया? तो दीने इलाही को शुरू किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर जो कि 1542 में जन्म हुआ, 1556 में राजा बना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू पर किस शासक ने बैन लगाया? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, आरंभ किया? देखिए कुतुब मीनार जो है ना सबसे ऊंची मीनार है जो कि ईंटों के द्वारा बनाई गई है, अभी भी है दिल्ली में। ठीक, पूछा गया जो कुतुब मीनार है इसको बनाना किसने शुरू किया? तो देखिए कुतुब मीनार जो है ना बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में ही मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार का काम पूरा नहीं हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर कुतुब मीनार का काम को पूरा जो है ना वो इल्तुतमिश किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण यानी कुतुब मीनार बनाने का काम जो शुरू किया था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इस कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। ठीक, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है पता है? जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ दिल्ली सल्तनत, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ दिल्ली सल्तनत, अगर कोई पूछ दे सल्तनत, है ना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने ही कुतुब मीनार को बनाया था।
ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, हुमायूं का भाई कौन था? तो ये सभी कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी हुमायूं का ही भाई था। हुमायूं अकबर का बेटा हुमायूं। अकबर राजा कब बना? 1526 में, है ना। 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। 1526 से लेकर के 1530 तक अकबर राजा रहा। फिर 1530 के बाद हुमायूं राजा बना, और हुमायूं का तीनों भाई था, कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनमें से सभी। भारत का पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का पहला मुगल सम्राट था बाबर, क्योंकि बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 में, है ना। इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम राजा था, उनके साथ ये लड़ाई किया, भारत का यही पहला मुगल सम्राट बना था। तो बाबर, जिसको पहला मुगल सम्राट कहा जाता है, मुगल साम्राज्य बाबर को। ठीक है, अगला देखिए, तुजू के बाबरी। क्वेश्चन पूछा गया कि जो तुजू के बाबरी है ये किसने लिखा? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तुजू के बाबरी ये क्या है? बाबरनामा है, यानी बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। तो ये इसको खुद बाबर ने लिखा था। ठीक, उसी तरह से तुजुक ए जहांगीर, उसको भी खुद जहांगीर ने लिखा था। बाकी अकबरनामा को किसने लिखा? याद रखिएगा, अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम, तुजु के बाबरी के लेखक है खुद बाबर, तुजु के जहांगीर के लेखक है खुद क्या नाम है? जहांगीर। और एक और पढ़ते हैं हम लोग, बादशाह नामा। बादशाह नामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। ये सब आपका आएगा आगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बाबर। अगला देखिए, दीन इलाही किससे संबंधित है? हम सब जानते हैं दीन इलाही धर्म को शुरू किया था अकबर ने। ठीक है, क्या आप लोगों से बन रहा है क्वेश्चन? अच्छा, ये जो हम डिटेल कर रहे हैं, ये डिटेल करें या हम थोड़ा स्पीड में चलें? बताओ आप सभी लोग। एक बार आप लोग बताइए, हम इस तरह से डिटेल में पढ़ाते जाएं, या सर प्लीज आप डेली सिविक्स पढ़ाया करिए सर, आपसे निवेदन है सर। मैं डेली हर दिन सिविक्स पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री का बच्चा सब कहाँ जाएगा? सर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा ये करा देते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि अकबरनामा के लेखक कौन है? यहां से एक क्वेश्चन हर बार आता है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अकबरनामा के लेखक कौन है, तो आप कहोगे अबुल फजल। क्या नाम है उसका? अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा बादशाह नामा के लेखक कौन है? बादशाह नामा, है ना, बादशाह नामा। तो बादशाह नामा के लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं लाहौरी, लाहौरी, है ना, अब्दुल हमीद लाहौरी पूरा नाम है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरनामा को किसने लिखा? बाबरनामा को ही तुझे के बाबरी कहते हैं, है ना, बाबरनामा। तो बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा है, बाबरनामा को ही तुजू के बाबरी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पूछा जाएगा जहांगीरनामा को किसने लिखा? जहांगीरनामा को ही प्यारे बच्चों तुजू के जहांगीर कहते हैं। तो जहांगीरनामा को किसने लिखा? खुद जहांगीर ने, खुद जहांगीर ने। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि हुमायूंनामा को किसने लिखा? हुमायूंनामा, जल्दी से बताओ हुमायूंनामा को किसने लिखा? तो हम सब जानते हैं हुमायूंनामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि इसकी बहन थी, गुलबदन बेगम, है ना। अकबर ने कहा था, क्योंकि अकबर के पिताजी का नाम है हुमायूं। पहले राजा बना बाबर, पहले बाबर बना, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। इस तरह से मुगल सल्तनत का राजा बना। ठीक, तो हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दीन इलाही किससे संबंधित है? जो दीन इलाही धर्म है, इसको किसने चलाया था? अकबर ने। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई? 1582 में। तो 1582 में दीन इलाही की शुरुआत हुई, और इसको शुरू किसने किया था? अकबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। किसने किया था? दो भाई ने मिलकर के किया था। वो दोनों भाई का नाम क्या है? एक भाई का नाम है हरिहर। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना दो भाई ने मिलकर किया था। एक का नाम है हरिहर और एक भाई का नाम है बुक्का, एक भाई का नाम है बुक्का। इन दोनों ने मिलकर के 1336 में क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर तथा बुक्का ये दोनों भाई थे, हरिहर बड़ा भाई, बुक्का छोटा भाई। और याद रखिएगा, ये दोनों किस वंश से थे? संगम वंश से थे, संगम वंश। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश था? जल्दी से बताओ, विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश था? 4 वंश था, 4 वंश। कैसे याद रखेंगे? SSTA। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश था? 4 वंश। एक है 4 राजवंश था। याद रखने का ट्रिक क्या है? SSTA। एस से होता है संगम वंश, एस से क्या होता है? संगम वंश। फिर एस से क्या होता है? सालू वंश, सालू, सालू, सालू बोलना, ठीक है। टी से होता है तुलु वंश, टी से क्या होता है? तुलु वंश। और ए से क्या होता है? आरवीडू वंश, आरवीडू। तो
तो इस तरह से पूछा जाएगा हरिहर तथा बुक्का 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, और हरिहर तथा बुक्का किस वंश से था? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितना वंश था? 4 राजवंश। एक है संगम वंश, एस से संगम, एस से सालू, टी से तुलु, ए से आरवीडू। इस तरह से 4 वंश था विजयनगर साम्राज्य में। क्लियर हो गया? अच्छा, हरिहर तथा बुक्का ये दोनों भाई थे, तो पूछा जाएगा कभी कभी कि बड़ा भाई कौन है? हरिहर। ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य कौन सी भारत में था? दक्षिण भारत में। विजयनगर साम्राज्य किधर था? उत्तर में कि दक्षिण में? तो विजयनगर साम्राज्य आपका दक्षिण की तरफ था। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? तो हम सब जानते हैं विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताओ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां है? हम्पी में। हम्पी की खोज कब हुई थी? 1800 में। 1800 में, डेट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा विजयनगर के जो शासक होते थे ना, विजयनगर के राजा यानी विजयनगर के शासक, इसको कहा जाता था राय। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम करवाए थे ना आप लोगों को, जो कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको करवाए थे। तो विजयनगर के जो राजा है इसको राय कहा जाता है, और जो सेना के प्रमुख होता है ना, सेना के प्रमुख, सेना प्रमुख। ठीक है, पूछा जाएगा कि विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता है? राय। राय कहा जाता है या रायस कहा जाता है। ठीक है, और विजयनगर के जो सेना प्रमुख है प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? तो सेना प्रमुख को कहा जाता है नायक। सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? नायक। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, तो विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे, राय। ऑप्शन ए। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो हम लोग मुख्य रूप से 3 महिला के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग मुख्य रूप से 3 महिला के बारे में पढ़ते हैं। एक महिला का नाम है अंडाल। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक महिला का नाम है कराईकल अम्मारियार। पूरा नाम लिख देते हैं, कराईकल अम्मारियार, ये नाम है, एक महिला का नाम है, समझ गए? अम्मारियार, अम्मारियार। चलिए, तो एक है प्यारे बच्चों अंडाल, एक महिला का नाम है अंडाल, एक महिला का नाम है कराईकल अम्मारियार, और एक महिला है प्यारे बच्चों जिसका नाम है मीरा। ये तीनों जो है ना संत थी, महिला संत। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा गया अंडाल किसकी भक्त थी? याद रखिएगा अंडाल विष्णु भगवान की भक्त थी, यानी अंडाल जो है वो कहती थी कि हम विष्णु भगवान की प्रेमिका हैं। उसी तरह से कराईकल अम्मारियार ये किसकी प्रेमिका थी, यानी ये किसकी भक्त थी? याद रखिएगा ये शिव भगवान की भक्त थे, शिव। ठीक है, उसके बाद मीरा, मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण। मीरा कृष्ण भगवान की भक्त थी। मीरा कहती थी कि हम कृष्ण की प्रेमिका हैं। अंडाल और कराईकल ये दोनों दक्षिण भारत से थी। याद रखिएगा अंडाल और कराईकल ये दोनों कहां से थी? दक्षिण भारत से। और मीरा जो है ये थी उत्तर भारत से। ठीक है, अंडाल विष्णु भगवान की, कराईकल अम्मारियार शिव भगवान की, और मीरा कृष्ण भगवान की भक्त थी। याद रखिएगा विष्णु भगवान की जो भक्त होता है उसको कहा जाता है अलवार। उसको क्या कहा जाता है? अलवार संत। ठीक है, और जो शिव भगवान का भक्त रहता है उसको कहा जाता है नयनार संत। तो पूछा जाएगा नयनार संत कौन? जो शिव भगवान की भक्त है। अलवार संत कौन? जो विष्णु भगवान की भक्त है। वेरी गुड। तो यहां पर क्या पूछा? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो कौन मानती थी विष्णु को अपना पति? अंडाल। मीरा किसको मानती थी? कृष्ण भगवान को। कराईकल किसको मानती थी? शिव भगवान को। अगला देखिए प्यारे बच्चों, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद कौन है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में किसने किया? याद रखिएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में रामानंद ने किया। और रामानंद के शिष्य का नाम क्या था? रैदास, कबीर, धन्ना पीपा, ये सभी रामानंद के ही शिष्य थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? तो हम सब जानते हैं निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की मजार दिल्ली में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि चिश्ती संप्रदाय यानी चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, और एक है शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह आगरा में है, फतेहपुर सिकरी में। यहां पर पूछा निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? हम सब जानते हैं इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता ने किताब लिखा, किताब का नाम क्या है? रिहला। रिहला को कौन सी भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। तो रिहला जो किताब है इसको कौन सी भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। और इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? वही क्वेश्चन घुमा के पूछा। किताबुर रहला किनके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता का ही यात्रा वृत्तांत होगा ना किताबुर रहला में। यात्रा वृत्तांत मतलब आज के दिन हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग ऐसे फोटो लेते हैं, ऐसे फोटो लेते हैं ना, हम लोग घूमने जाते हैं। तो उस समय के लोग जो घूमने जाते थे तो उस समय तो कैमरा मोबाइल नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे? सब कुछ लिखते थे। तो यात्रा वृत्तांत मतलब सफर के दौरान जो उन्होंने लिखा। तो जो इब्न बतूता है ना, ये सफर के दौरान एक किताब लिखा जिस किताब का नाम रखा रिहला।
तो रेहला को ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो पूछा गया किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है, यानी किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है, यात्रा क्या सफर का सारा यादें हैं, तो इब्न बतूता का ऑप्शन बी। ठीक है, और इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था, हम सब जानते हैं किसके शासनकाल में, तो उस वक्त में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इब्न बतूता क्या बना था, काजी बना था। काजी, काजी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी कोर्ट में जज होता है ना, जज, न्यायाधीश, जज, तो उसी तरह से उसी को उर्दू में कहते हैं काजी। तो पूछा गया इब्न बतूता क्या था, काजी था। काजी किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। ठीक, इब्न बतूता को राजदूत भी बनाया था, राजदूत, है ना, चाइना भेजने के लिए इनको राजदूत भी बनाया था। राजदूत किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो हम सब जानते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1600 में, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो संथाल विद्रोह, इसका नेता का नाम था सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। महलवारी बंदोबस्त को किसने लागू किया, अब प्यारे बच्चों तीन बंदोबस्त है, एक अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जिसको किसने लागू किया था, एक है अस्थाई बंदोबस्त जिसको लागू किया था कार्नवालिस ने। ठीक, अब यहां क्वेश्चन पूछा, सही है, यस सर। कोई रोमांटिक गर्ल है, कोई रोमांटिक गर्ल, कौन है रोमांटिक गर्ल यहां पर चलिए कौन है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, किसी को जाना नहीं है आज, ठीक है, आज सबको रुकना है बढ़िया से। सर आपसे एक क्वेश्चन है, आपके यूट्यूब चैनल का नाम तनु ही क्यों पड़ा, एक छोटा सा कहानी है, बस ऐसे ही नाम रैंडमली रख दिए, कोई सोच करके नहीं रखे हैं, बस ऐसे ही। सर जी आप इतना अच्छा से कैसे पढ़ाते हैं सर जी, अच्छा 32 सिंदूर, सर कभी मौका मिले तो क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है देख लेंगे, ओके ओके देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे। सर हिंदी इंग्लिश क्लास पीछे जा रहा है, हिंदी इंग्लिश क्लास हम लोग ऐप में पढ़ाते हैं ना, आप लोग को शायद नहीं पता है, हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू हम लोगों का ऐप में चलता है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, थोड़ा सुन लीजिए। देखो हम लोगों का एक ऐप है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है तनु क्लासेस, है ना, यहाँ दिख रहा है तनु क्लासेस, तो यही इसी नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। और हम लोग हर एक टीचर आपको वहीं पे पढ़ाता है, हर दिन वहां पर 4 से 5 लाइव क्लास होती है, पीडीएफ मिलता है, टेस्ट होता है, ये सब कुछ जरूरी है, डाउट क्लास होती है, होमवर्क मिलता है, और इतना सारा पढ़ाया जाता है कि अब आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको पढ़ाई का टेंशन होता है कि सर कैसे पढ़े, टाइम बहुत कम है, कैसे तैयारी करें, तो ये सब टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा अगर आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए हम लोगों का कोर्स का फीस भी बहुत कम है, मात्र 1600 से 1700 रुपया मात्र फीस है, पूरे साल का, यानी पूरे एग्जाम तक का फीस है। फाइनल एग्जाम के बाद एक भी रुपया आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, और ये फीस सिर्फ हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि जो भी टीचर को रखे उनको सैलरी दिया जाए, रूम रेंट दिया जाए, हर एक चीज के लिए, नहीं तो हम लोग का फीस हमेशा से कम रहता है ना। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोग के वजह से इतना सारा चीज कर पा रहे हैं। आप लोग तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं ना तो आराम से 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। कितना भी अगर आप भूसगोल है ना, कितना भी भूसगोल है, मान लो कुछ नहीं आता है तो कम से कम 410 411 नंबर तो आएगा ही आएगा। जी हाँ गारंटी है, आप अभी से ज्वाइन करिए, और नहीं आया तब फिर आप हमको कहिएगा। अगर आप कहिएगा पैसा वापस तो वो भी कर देंगे अगर 400 प्लस नहीं आया तो। जी हाँ, क्योंकि हमको पता है, और बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना होगा। ऐसे सोचते ना क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ अब आपको भूल जाना होगा। बस हम जो पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना है, कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका 400 नंबर आ जाएगा ना तो उस दिन आपको ये रुपया याद नहीं रहेगा कि सर इतना रुपया ले लिया था, ये याद नहीं रहेगा, सारा रुपया भूल जाओगे। सिर्फ आपको क्या याद रहेगा कि इतना नंबर आया, समझ गए। और यही चीज अगर आप और कहीं पे पढ़ते हैं 5000 6000 7000 रुपया लेता है, हम लोग इतने कम में कराते हैं, समझ गए ना। देखिए हम लोग जो फीस रखे हैं मिनिमम रखे हैं प्यारे बच्चों, इतना रखे हैं कि आप लोगों को अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, जितने भी टीचर हैं सब अच्छे से, क्योंकि देखो जितने भी टीचर हैं वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन सारे एक से एक बढ़िया टीचर है। तो आराम से आप ज्वाइन करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप बीए करोगे वो भी तैयारी करवा देंगे आपका बहुत कम फीस में, ठीक है। चलिए अब फिलहाल यहाँ पर आते हैं अगला क्वेश्चन। तो तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, लास्ट में आपको बता देंगे। ये पीडीएफ आपको फ्री वहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आप लोग कह रहे थे ना कि सर ये पीडीएफ फ्री कहां पर मिलेगा,
तो तनु क्लासेस ऐप में ही, तनु क्लासेस ऐप में फ्री नोट्स लिखा हुआ रहेगा। तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, वहां पर लिखा हुआ रहेगा फ्री नोट्स, ठीक है। तो वहीं पे आपको ये पीडीएफ भी मिलेगा बिल्कुल। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया? प्यारे बच्चों 33 का एकदम सही जवाब दे रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह, एक विद्रोह जैसे संताल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। संताल विद्रोह को किसने शुरू किया? सिद्धू और कान्हू को। तो उसी तरह से एक विद्रोह था उलगुलान विद्रोह, इस विद्रोह को किसने शुरू किया? उसका नाम था बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी। और मुंडा विद्रोह को किसने शुरू किया था? मुंडा विद्रोह को भी बिरसा मुंडा ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, दामिनी को क्या है? तो दामिनी को प्यारे बच्चों एक भूभाग है। ये सब क्वेश्चन आपका 13-14 चैप्टर में आता है, ये आपका 11वां चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर 11वां चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बन रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है, याद रखिएगा दामिनी को क्या है? भूभाग है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल, 1857 की जो क्रांति है प्यारे बच्चों वो कहां शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई। मेरठ से, कहां शुरू हुई? मेरठ से। शुरू किसने किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था, सिपाहियों ने, सिपाहियों ने। इसका तत्कालिक कारण क्या है? यानी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ इसका तत्कालिक कारण क्या है? तो याद रखिएगा चर्बी वाला कारतूस, यानी कि अंग्रेज जो है ना एक तरह का कारतूस बनाता था। कारतूस का मतलब समझिए गोली, ठीक है, गोली, बंदूक में जो गोली डाला जाता है। तो अंग्रेज जो है ना वो कारतूस बनाता था। तो ऐसा अफवाह उड़ा कि जो चर्बी वाला कारतूस है ना ये गाय और सुअर की चर्बी को मिला करके बनाया गया है। और अब देखो, अगर सुअर का चर्बी से बनाएगा तो मुस्लिम लोगों के लिए खराब है, और गाय का चर्बी से अगर बनाएगा तो हिंदू के लिए अपमानजनक की बात है। भाई गाय का चर्बी तुम कैसे लगा सकते हो, उसका चर्बी से कैसे बना सकते हो? तो इसीलिए सिपाहियों ने प्यारे बच्चों विद्रोह कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल किया था, चर्बी का इस्तेमाल किया था, गाय और सुअर की चर्बी का, ठीक है। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुआ, चर्बी वाला कारतूस तत्कालिक कारण था, सिपाहियों ने किया। अच्छा, 1857 की क्रांति शुरू कब होने वाला था? 31 मई को। 31 मई 1857 को यह क्रांति शुरू होने वाला था, लेकिन हम लोगों में तो सब्र है ही नहीं, पैसेंस तो है ही नहीं, धैर्य तो है, धीरज तो है ही नहीं। इस 10 मई को ही यह क्रांति शुरू हो गया। चलिए, तो 1857 की विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में, याद रखिएगा बिहार से था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि बिहार से वीर कुंवर सिंह था। तो 36 का जो भी यहां पर डी लगा रहे हैं एकदम सही है ना। 1857 की क्रांति का बिहार से नेता था वीर कुंवर सिंह। उसी तरह से अगर कहेंगे पटना से था पीर अली, कानपुर से था नाना साहेब, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, झांसी से थी झांसी की रानी, दिल्ली से था बहादुर शाह जफर, ठीक है। अगला देखो, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? बताइए, 1857 की क्रांति को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, 38 का सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, वीडी सावरकर ने। तो वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई को। कब शुरू होने वाला था? 31 मई को। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों का किला था, अंग्रेजों का एक बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग का नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। 40 का राइट आंसर जो भी सी लगा रहे हैं उसका एकदम सही है। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली कर दी गई। कब की गई थी? 1911 में, ठीक है। तो यहां पर डेट नहीं है तो राइट आंसर लगा देंगे डी, क्योंकि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली कर दी गई। तो पूछा गया कब स्थानांतरित किया गया, कब ऐसा किया गया? 1911 में किया गया था, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 में। जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली, इन्होंने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी। और आजाद किया था 1562 में, लगभग ये 1962 में आजाद किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिब्बा वाला है ना, वास्को डिब्बा वाला इसी को कहते हैं। तो वास्को डिगामा 1498 को भारत आया था। 17 मई 43 का 17 मई ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो वास्को डिगामा भारत कब आया? 17 मई 1498 को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? पूछा गया अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 44 का जो भी राइट आंसर बी लगा रहे हैं उसका एकदम सही है। अगला सवाल, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी जी जिनका जन्म कहां पर हुआ था? गुजरात में,
पोरबंदर में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1869 में। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारा सवाल आता है, इसलिए हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में भी बहुत सारा पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ, गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी, ऐसे नाम था। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है ना, वो जो है ना प्यारे बच्चों, लिखा था गुजराती भाषा में, क्योंकि वो गुजरात से थे। ठीक है, और इसका आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुजराती भाषा में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है आप लोगों का जवाब देख के। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। लगभग 20 साल वो दक्षिण अफ्रीका में थे, 1915 में वापस आए थे। महात्मा गांधी जी एक वकील थे, पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी जी हाई पढ़ाई करने के लिए, उच्च पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ चले गए? लंदन। चंपारण सत्याग्रह किस संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? बिहार में। चंपारण का संबंध किससे है? बिहार से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। अगला क्वेश्चन, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? बताइए, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो वो है राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी गए थे चंपारण। ठीक है, और गांधी जी का गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, और किसके आग्रह पर गए थे वो? राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था, उसी के रिक्वेस्ट पर गांधी जी गए थे चंपारण। अगला सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो याद रखिएगा, ये जो असहयोग आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है, 1930 में कौन सा आंदोलन चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पहला सवाल, ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा? याद रखिएगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा तनु क्लासेस ऐप में, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या इस वीडियो के नीचे लिंक में कमेंट में लिंक दे दिया गया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री नोट्स में जाकर के ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, किसी तरह का अगर दिक्कत होगा तो ये नंबर ले लो, 87 0 96 10 975, 87 0 96 10 975। इस नंबर पे कांटेक्ट करना किसी तरह का दिक्कत हो तो। हम लोगों की क्लासेस रोज कितनी बजे होती है? शाम 7 बजे। तो आप लोगों को शाम 7 बजे हर दिन ज्वाइन करना है, चाहे 5-10 मिनट लेट ही क्यों ना हो। ठीक है, और आपको क्या करना है? पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है ये, और सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है, सबसे बेस्ट टीचर है। 8 लाख सब्सक्राइबर है, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पर आर्ट्स को पढ़ाता हो और इतना बड़ा सब्सक्राइबर हो। ठीक है, तो इसके लिए तो पहले आप लोगों का धन्यवाद है ना, आप लोगों के लिए इतना बड़ा दिल कि आप लोग, इतना सारा दिल आपके लिए कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 चैनल बनाए हैं इसको। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों आप सभी लोग तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले क्या था ना कि 2-3 महीना भी पढ़ लेते थे ना तो अच्छा नंबर आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, जब तक आप पूरा बुक को नहीं पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपना चैप्टर के बीच से पूछा जाता है। इस बार का इतिहास का क्वेश्चन उठाइए, कोई भी क्वेश्चन पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन से बहुत कम क्वेश्चन अभी लड़ रहा है, बहुत कम है ना। 2025 की बात करें तो 2025 में जो क्वेश्चन आया ना, सारा क्वेश्चन चैप्टर के बीच से आया है। तो अगर पूरा पूरा चैप्टर को आप नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे बन पाएगा? और पूरा चैप्टर आपको कौन पढ़ाएगा? हम लोग पढ़ाएंगे तनु क्लासेस ऐप में। इसलिए थोड़ा सा फीस लेते हैं, वो मत देखो आप दो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आपका 450, 430, 420 आराम से इतना नंबर आ जाएगा। ठीक है, 400 से नीचे तो किसी का नहीं आएगा, जो बहुत भुसगोल है उसका भी नहीं आएगा। लेकिन अभी से तैयारी करोगे और हम लोगों की बात मानोगे तो। इसलिए आप तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सफलता बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आराम से ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी हो जाएगा, बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बताइए कितना आपका नंबर आया। चलिए, पानी पूरी किसका नाम है? चलिए, एक बच्चा कह रहे हैं 450 नंबर मैं यूट्यूब में। देखिए वही चीज है, यूट्यूब में पढ़ के भी बढ़िया नंबर ला सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, बच्चे पढ़ते नहीं है उस तरह से, उस तरह का क्लास नहीं होती है हर दिन। अब देखो यूट्यूब में सिर्फ क्लास होती है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेस्ट आप कैसे दोगे? टेस्ट भी देना जरूरी है। जब तक टेस्ट नहीं दोगे पता कैसे चलेगा आप कितना पानी में हो, आपकी तैयारी कैसी है? हैंड रिटेन नोट्स कहाँ पर मिलेगा? डाउट होगा तो डाउट कहाँ पर पूछोगे? तो ये सब चीज यहाँ पर होता है ना।
सर जी तेज है, हम लोग के टाइम टी शर्ट नहीं लगाए थे। ये टी शर्ट कल ही बनाए हैं, कोई भी चीज़ देर लगता है ना, तो टी शर्ट फाइनली कल आपका बना है, कल बन के तैयार हुआ है। अब क्या करोगे समय के साथ। सर बुरा मत मानना, आप हिस्ट्री किंग हैं। अच्छा। सर हम क्लास ले लिए हैं, आदर्श कुमार, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा जी। नेट इशू हो जाता है तो चैट नहीं, नेट इशू तो यहाँ नहीं होता जी, ये सब प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिए हैं। वाह सर बेस्ट क्लास था आज का, चलिए बहुत अच्छा। वेरी गुड। एक गाना सुनाएंगे, ठीक है आप लोग को गुना गाना सुनाते हैं। मैं लाऊंगी 388। 388 नहीं लाना है, 400 प्लस लाना है। पूजा कुमारी कह रही है आप सब तनु क्लासेस ऐप में ज्वाइन कीजिए, 400 प्लस मार्क्स लाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से ला सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अगर नहीं लाए ना, फिर आप हमको कहना कि सर आप बोले थे नहीं लाए। बट शर्त है, ज्वाइन करने के बाद सो नहीं जाना। बहुत सारा बच्चा होता है, लगभग पिछले बार लगभग 15-20 बच्चा ऐसा था जो लास्ट में कह रहा सर हम फेल हो गए। क्या कारण था? बोले सर हम क्लास बोले किए ही नहीं कभी। क्यों? पैसा देने के बाद भी नहीं। बोले सर ये हो गया, अब ढेर सारा बहाना। तो क्लास ज्वाइन करने के बाद पढ़ना भी होगा, ये चीज याद रखना। पैसा दिए हो तो कदर तो होना चाहिए पैसा का। 23 साल हमारा एज है। सर नाम लीजिए ना। हेलो हेलो जी, क्या नाम था? सिमरन कुमारी, हेलो हाय सिमरन, हेलो मुस्कान। सर बेंगलोर में बहुत ठंड है। अरे यार इधर गर्मी है। सर आपका पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहे थे ना, चलो देख लेते हैं। 6 नंबर, एक बच्ची कह रही थी कि सर 6 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा देख लीजिए, डाउट लग रहा है। देख लेते हैं। क्या बताए थे? अपने स्वयं के खर्च नहीं, ये 6 नंबर का स्कंदगुप्त बिल्कुल सही है। रुद्रदामन नहीं होगा। पहले हम भी रुद्रदामन ही बताते थे, लेकिन हमने एनसीईआरटी को पढ़ा तो भाई इसका आंसर स्कंदगुप्त है। तो डी लगा देना, ठीक है? किसी को डाउट है डाउट मत करना, हम पहले ही बोल दिया ना आपको, ये डी ही सही है। हम गलत नहीं पढ़ाते, या तो हमको नहीं आता तो सीधा हम बोल देते हैं भाई हमको नहीं आ रहा, बात खत्म। चलिए एक गाना आप लोगों के लिए गाते हैं जो कि कई बार गाए हैं, फिर हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है? चलिए 50 में से कितना सही हुआ जरूर बताना आप लोग। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऐसे ही है ना? क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। नदियाँ का पानी खा नदियाँ का पानी भी खामोश बहता यहाँ। खिली चांदनी में छुपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबां। सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। ठीक है, बस इतना ही। बहुत बढ़िया गाते हैं सर। यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कह रहे हैं भैया आप 3rd चैप्टर की वीडियो करवा दो, लास्ट ईयर की वीडियो बेकार है। समझ नहीं आ रहा, प्लीज़। पढ़ाई रुकी पड़ी है। वंशिका इसलिए कह रहे हैं ना कि हिस्ट्री की जो क्लास है हम लोगों का ऐप में, हम लोग वहाँ 6 चैप्टर तक पढ़ा दिए है ना, और सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा रिवीजन में, है ना? तो अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में हर दिन क्लास लेना पॉसिबल नहीं है ना। पूरा सिलेबस एक एक क्लास तो लेंगे, ऐप में 4 क्लास होता है, यहाँ पर एक क्लास होता है। अब आप बताओ आपकी तैयारी कहाँ पर होगी? और अगर आप एक सब्जेक्ट का क्लास लेंगे तो 499 पड़ेगा। तो आप अगर मान लो सिर्फ अगर हिस्ट्री हमसे पढ़ना है तो हिस्ट्री का क्लास ले लीजिए 499 में, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट। मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन, क्या कहते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो स्पेशल क्वेश्चन होता है वो सब इसमें करवा देंगे आपका, ठीक है?
चलिए, कृति कुमारी। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। इतना ही है, इससे आगे नहीं है। हाँ, ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, कांच से उम्मीद क्या रखना। हो गया, बस 2-3 लाइन ही हमको आता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। सोशियोलॉजी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। सर हम 50 में 50 आया है सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, सॉन्ग अच्छा लग रहा है। तो 50 में 50 आया, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐप में पढ़ते हैं ना। सर मुझे डर लग रहा है सर जी एग्ज़ाम को लेकर। डरना नहीं है संतोष, डर के क्या मिलेगा ना, अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। सर अरिजीत सिंह के पास आप ही हैं। कृति सर आप मेरे फेवरेट सर हो। थैंक यू, दिल खुश हो गया, सुंदर गाना आज पहली बार सुनने को मिला। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करें, ठीक है। यही हम कामना करते हैं आपसे, यही उम्मीद करते हैं, यही हमारी दुआ है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जाते जाते स्टेटस लगा देना, ठीक है। तो बाय बाय प्यारे बच्चों।